हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ उससे संबंधित स्टैटिक जीके की भी जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। का पहला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हाल ही में बना नवीनतम सदस्य। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान हाल ही में 5 जून को उज्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया शेयर धारक सदस्य बन गया है। उज्बेकिस्तान इस बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश है। उज्बेकिस्तान पहला सेंट्रल एशियाई कंट्री है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की बात करें तो वह शौकत मिर्जियाएव। इन्होंने बैंक सदस्य से जुड़े कानून पर हस्ताक्षर किए 21 मई 2026 को। यहाँ मुख्य रूप से स्थानीय मुद्रा में लोन देगा। उज्बेकिस्तान में स्थानीय मुद्रा में लोन प्रदान करेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक किस संस्था का बैंक है? ब्रिक्स का। कोलंबिया की बात करें तो उज्बेकिस्तान के साथ साथ दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया भी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पूर्ण सदस्य में शामिल कर लिया गया है। कोलंबिया को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा पूर्ण सदस्य के रूप में इसे शामिल किया गया है। उज्बेकिस्तान 10वां और कोलंबिया बैंक का 11वां सदस्य बन गया है एनडीबी बैंक का। हालिया बैठक में रूस के वित्त मंत्री को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का नया अध्यक्ष और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। निर्मला सीतारमण को। इस बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इस बैंक की स्थापना 2014 ईस्वी में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि फोर्टालेजा ब्राजील में हो रही थी उसी दौरान हुई थी। फोर्टालेजा घोषणा पत्र के तहत हुई थी। इसके संचालन की बात करें तो इसका संचालन 2015 से प्रारंभ हुआ। ब्रिक्स बैंक, इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ हैं जो कि ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। एनडीबी अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक के सभी सदस्य की सूची की बात करें तो इसमें संस्थापक सदस्य ब्रिक्स के तो हैं ही, ब्राजील, रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका। साथ ही साथ इसमें बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, अल्जीरिया, अब उज्बेकिस्तान और कोलंबिया इसका सदस्य बन गया है। एनडीबी का सदस्य बन गया है। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया के जुड़ने के बाद एनडीबी के सदस्यों की संख्या 11 हो गई है, जबकि मूल ब्रिक्स संगठन का विस्तार अलग है। सभी एनडीबी सदस्य ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य नहीं हैं। यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि एनडीबी के जितने भी सदस्य हैं वो ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य नहीं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत जापान ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म। हाल ही में भारत और जापान ने जलवायु सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए पेरिस समझौता जो हुआ था, पेरिस समझौता, उसके अनुच्छेद 6.2 के तहत संयुक्त ऋण तंत्र को लागू करने पर आधिकारिक सहमति जताई है भारत और जापान ने। इसका मुख्य उद्देश्य है कार्बन क्रेडिट व्यापार को बढ़ावा देना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना। कार्बन क्रेडिट व्यापार को बढ़ावा देना, ग्रीन हाउस गैस में कमी लाना। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.2 क्या है? यह 2 या 2 से अधिक देशों को अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित समान परिणामों यानी कार्बन क्रेडिट की स्वैच्छिक खरीद बिक्री की अनुमति देता है। 2 देशों को अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्बन क्रेडिट की स्वैच्छिक खरीद बिक्री की अनुमति देता है अनुच्छेद 6.2 पेरिस समझौता का। आगे बात करें तो COP 31 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 31 का आयोजन तुर्की में किया जाएगा। तुर्की को चुना गया है 2026 के लिए। यहाँ वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की समीक्षा की जाएगी। भारत भी COP 33 की मेजबानी करने का इच्छा जताया है। भारत ने COP 33 की मेजबानी करने की इच्छा जताई है। पेरिस समझौता कब अपनाया गया? पेरिस समझौता 2015 में COP 21 के दौरान अपनाया गया था। पेरिस फ्रांस में हुआ था यह COP 21। मुख्य लक्ष्य वैश्विक जो तापमान वृद्धि है इसको पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना से काफी नीचे रखना है और प्राथमिकता के आधार पर इसे सीमित करने का प्रयास करना है। ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में नीचे रखना है। यह UNFCCC के तहत एक कानून रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसके तहत हर देश अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तय करता है। हर देश अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तय करता है। UNFCCC की बात करें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी के रियो अर्थ समिट के दौरान, पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है।
बोन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मुख्य कार्य दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वार्ता जैसे कि कॉप बैठकों का नेतृत्व करना है, UNFCCC का। और अगला प्रश्न है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026। ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित यह बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक हवाई युद्धाभ्यास है। इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं और इसका आयोजन जुलाई से अगस्त 26 जुलाई से 7 अगस्त तक किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास में भारत सहित 19 देशों की वायुसेनाएं भाग लेगी। भारत सहित 19 देशों की वायुसेनाएं भाग लेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य सहयोग, सामरिक समन्वय और संयुक्त युद्ध क्षमता को मजबूत करना। सैन्य सहयोग, संयुक्त युद्ध क्षमता को मजबूत करना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। यह अभ्यास विभिन्न वायुसेनाओं की आधुनिक युद्ध तकनीक, हवाई अभियान और आपसी तालमेल का प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह अभ्यास पिच ब्लैक यह 1981 में शुरुआत हुआ था इस अभ्यास का। इसका आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स RAAF के द्वारा किया जाता है और यह प्रत्येक 2 साल में होता है। यह बाइनियल एक्सरसाइज है, प्रत्येक 2 साल में होता है। इसका मुख्य आयोजन स्थल जो होता है वह RAAF का बेस डार्विन जो है वहां पे किया जाता है। RAAF बेस डार्विन में ऑस्ट्रेलिया में है, वहां इसका आयोजन किया जाएगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या है? यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला रणनीतिक क्षेत्र है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र यह विश्व व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत, चीन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन जैसे देशों के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह क्वाड देशों का यह प्रमुख फोकस क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर। ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन को पार्लियामेंट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है और इसका राष्ट्रीय पक्षी ईमू है, एमू। भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है वायुसेना का। इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम है। नभ स्पृशम दीप्तम। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है GI टैग। सारिंदा वाद्य यंत्र को GI टैग दिया गया है। जनजातीय वाद्य यंत्र सारिंदा को GI टैग प्रदान किया गया है। यह मुख्य रूप से बांस और लकड़ी से निर्मित किया जाता है। सारिंदा वाद्य यंत्र यह स्थानीय जनजाति समुदायों द्वारा लोक संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बजाया जाता है। सारिंदा। इस वाद्य यंत्र की लंबाई लगभग 65 से 70 सेंटीमीटर होती है। 65 से 70 सेंटीमीटर होती है। GI टैग मिलने से अब इस अनूठी सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी और इससे जुड़े जो भी कारीगर है उनको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। सारिंदा की बात करें तो यह एक पारंपरिक तार वाला लोक वाद्य यंत्र है। पारंपरिक तार वाला एक लोक वाद्य यंत्र है। धनुष की सहायता से यह बजाया जाता है। बो टाइप का एक रहता है धनुष तरह का, उससे यह बजाया जाता है। यह त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के कई जनजातीय समुदायों में लोकप्रिय है। यह वाद्य यंत्र सारिंदा। GI टैग क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में निर्मित उत्पाद को उसकी विशिष्ट पहचान प्रदान करता है यह GI, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसके लाभ हैं कि जो भी उत्पाद है उसके मौलिकता की पहचान बढ़ती है, नकली उत्पादों पर रोक लग जाता है, स्थानीय कारीगरों को तो आर्थिक लाभ मिलता है और साथ ही साथ सांस्कृतिक विरासत का भी संरक्षण होता है। भारत में GI टैग के पंजीकरण की बात करें तो GI टैग रजिस्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में। GI एक्ट 1999 में आया, जिसको 2003 ईस्वी में लागू किया गया, जिसे 2003 ईस्वी में लागू किया गया। और सबसे पहला GI टैग प्राप्त उत्पाद कौन सा है यह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और दूसरा बात, GI टैग प्रदान किया जाता है कितने वर्षों के लिए? GI टैग कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। त्रिपुरा की बात करें तो इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इसकी राजधानी अगरतला है। अभी मुख्यमंत्री इसके मानिक साहा है और राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं। प्रमुख जनजाति की बात करें तो यहाँ त्रिपुरी जनजाति, रियांग जनजाति, चकमा, जमातिया, मोग सभी जनजाति मुख्य रूप से त्रिपुरा की है। त्रिपुरा के कुछ प्रसिद्ध और GI उत्पाद हैं जैसे कि रिगनाई वस्त्र, रिगनाई, त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल अनानास, मातावाड़ी का पेड़ा, रिसा और पचरा नामक हस्तशिल्प, ये सब त्रिपुरा के अन्य GI टैग प्राप्त उत्पाद हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना। भारत सरकार ने किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमति प्रदान की है। यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर टोंस नदी पर विकसित की जाएगी। टोंस नदी पर। इस परियोजना की
अनुमानित लागत लगभग 11,500 करोड़ रुपए है। 11,500 करोड़ रुपए से किसाऊ बांध परियोजना बनाई जाएगी। इसे 2028 तक बना लेना है, इसे 2028 तक पूरा कर लेना है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर लगभग 660 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा। जल विद्युत हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक उत्पादन होगा और 1000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त कराएगा किसाऊ बांध परियोजना। टोंस नदी की बात करें तो टोंस नदी का उद्गम बंदरपुंछ ग्लेशियर है, जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड से निकलती है। इसकी लगभग लंबाई 264 किलोमीटर। टोंस नदी की लंबाई लगभग 264 किलोमीटर है और यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस नदी। इसका प्रवाह क्षेत्र उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। यमुना नदी की बात करें तो यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तरकाशी उत्तराखंड से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। लगभग 1376 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में टोंस है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी अलग अलग है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेन गैरसेन है, वहीं शीतकालीन राजधानी देहरादून है। शीतकालीन राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की स्थापना 2000 ईस्वी में 9 नवंबर को हुई थी। इसके राजकीय पशु की बात करें तो कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राजकीय पशु है, वहीं हिमालयी मोनाल इसका राजकीय पक्षी है, हिमालयी मोनाल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। यह 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई। इसका राजकीय पशु हिम तेंदुआ है और राजकीय पक्षी जुजुराना है। अगला क्वेश्चन है सी बॉक्स पोर्टल, SHE बॉक्स पोर्टल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सी बॉक्स पोर्टल सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, सी बॉक्स की बात करें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। यह डिजिटल शिकायत मंच है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न है उसकी शिकायत और उसका त्वरित और पारदर्शी निवारण सुनिश्चित करना है सी बॉक्स पोर्टल के माध्यम से। इस पोर्टल के माध्यम से महिलाएं ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती है और अपनी शिकायत की स्थिति भी ट्रैक कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महिला की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। इसमें जो भी शिकायत करता है उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इसके लिए पोस्ट एक्ट आया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 पोस्ट एक्ट। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना होता है, यौन उत्पीड़न की घटनाओं का रोकथाम करना, शिकायतों का त्वरित समाधान करना। मिशन शक्ति की बात करें तो मिशन शक्ति का प्रारंभ 1 अप्रैल 2022 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हुआ। इसके दो प्रमुख घटक हैं, संबल और सामर्थ्य। संबल की बात करें तो यह उप योजना महिलाओं की रक्षा एवं संरक्षा के लिए है, वहीं सामर्थ्य महिलाओं के सशक्ति केंद्र पर स्थित है, सशक्ति केंद्र पर केंद्रित है। संबल के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला हेल्पलाइन आता है। वहीं सामर्थ्य की बात की जाए तो इसके तहत महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात आती है। हमारा अगला प्रश्न है एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर, जो बेंगलुरु को एशिया का दूसरा सर्वश्रेष्ठ एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर घोषित किया गया है। GSER रिपोर्ट 2026 के अनुसार बेंगलुरु को एशिया का दूसरा सर्वश्रेष्ठ एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर घोषित किया गया है। इस रिपोर्ट में बेंगलुरु को विश्व स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में 15वां स्थान दिया गया है। विश्व स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में एशिया के समग्र स्टार्टअप इकोसिस्टम में 6ठा स्थान मिला है। बेंगलुरु 30 सक्रिय यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का केंद्र है। अभी 30 सक्रिय यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का केंद्र बताया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। इसके अलावा बात करें तो बेंगलुरु का कुल स्टार्टअप वैल्यूएशन $153 बिलियन आंका गया है। बेंगलुरु का स्टार्टअप वैल्यूएशन इसे विश्व के प्रमुख नवाचार और तकनीकी केंद्रों में यह शामिल करता है। $153 बिलियन आंका गया है इसका स्टार्टअप वैल्यूएशन। GSER की बात करें तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER इसे जारी करता है स्टार्टअप जीनोम, इसे जारी करता है स्टार्टअप जीनोम GSER रिपोर्ट। स्टार्टअप जीनोम यह एक वैश्विक अनुसंधान और नीति सलाहकार संगठन है। स्टार्टअप जीनोम यह विश्व भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम का अध्ययन करता है और रिपोर्ट जारी करता है। स्टार्टअप जीनोम इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। स्टार्टअप जीनोम का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। इसके कार्य की बात करें तो यह ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जारी करता है, सरकार और निवेशकों को नीति सुझाव देता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख स्टार्टअप हब का मूल्यांकन करना है, इनोवेशन कैपेसिटी नवाचार क्षमता का आकलन करना है,
निवेश, प्रतिभा और तकनीकी विकास का विश्लेषण करना है। इसके मूल्यांकन के कुछ मानदंडों की बात करें तो इसमें स्टार्टअप परफॉर्मेंस देखा जाता है, फंडिंग कितना, टैलेंट एंड एक्सपीरियंस क्या है, मार्केट रिच क्या है, नॉलेज एंड इनोवेशन क्या है, ये सब उसके मानदंड दंड हैं। एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर क्या है? एआई नेटिव स्टार्टअप वे स्टार्टअप होते हैं जो पूरा बिजनेस मॉडल, जिसका पूरा बिजनेस मॉडल और टेक्निक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होता है, एआई पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए कहें तो जेनरेटिव एआई, एआई हेल्थ केयर सोल्यूशन, एआई फिनेंस एप्लीकेशन, एआई ऑटोमेशन टूल्स। बेंगलुरु में एआई आधारित कंपनियों की तेज वृद्धि के कारण इसे एशिया के शीर्ष एआई हब्स में गिना जाने लगा है बेंगलुरु को। इसी में प्रश्न आता है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स क्या होता है? तो वैसा निजी स्टार्टअप कंपनी जिसका मूल्यांकन $1 बिलियन, $100 करोड़ या उससे अधिक हो गया है, उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। भारत के कुछ प्रमुख यूनिकॉर्न स्टार्टअपों की बात करें तो फ्लिपकार्ट आता है, रेजर पे है, क्रेड है, मीशो है, जेप्टो है, फिजिक्स वाला, ये सब भारत के प्रमुख यूनिकॉर्न कंपनी है। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु को तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा ही जाता था, अब इसे नया नाम मिल गया है स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाने लगा है। बेंगलुरु भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। यह आईटी और एआई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है। यहाँ हजारों टेक स्टार्टअप अभी सक्रिय हैं बेंगलुरु में। स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलुरु। हमारा अगला प्रश्न है वर्ल्ड सिकल सेल डे। वर्ल्ड सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड सिकल सेल दिवस, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सिकल सेल एनीमिया नामक जो अनुवांशिक रक्त विकार है उसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और समय पर जांच उपचार को बढ़ावा देना है। वर्ल्ड सिकल सेल एनीमिया। इस वर्ष 2026 की थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम है क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज, इसका अर्थ हुआ सिकल सेल रोग में जीवित रहने की असमानता को समाप्त करना और सभी के लिए समान स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना। सभी के लिए समान स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना। अनुवांशिक रक्त विकार है, इसमें आरबीसी सामान्य गोल आकार के बजाय सिकल टाइप का, हंसिया आकार का हो जाता है। यही होता है सिकल सेल एनीमिया। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, बार बार दर्द की समस्या होती है, अंगों को नुकसान, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, खून की कमी होती है। राष्ट्रीय सिकल सेल राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की बात करें तो भारत ने महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है जो कि 1 जुलाई 2023 से शुरू किया गया है। 1 जुलाई 2023 से शाहडोल मध्य प्रदेश से, शाहडोल मध्य प्रदेश से, और इसका लक्ष्य 2047 ईस्वी तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कर देना। 2047 ईस्वी तक 1 जुलाई 2023 को शुरू किया गया शाहडोल मध्य प्रदेश से। भारत में यह रोग विशेष रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना में पाया जाता है। लेकिन इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो होती है वह जनजातीय आबादी वाला क्षेत्र होता है। इन राज्यों के जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में यह ज्यादा पाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व सिकल सेल दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 में 19 जून को सिकल सेल दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य है रोग के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, उपचार सुविधाओं पर पहुंच सुनिश्चित करना, इसमें अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना और समय समय पर जांच को बढ़ावा देना। इसके लिए सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी भोपाल है, इसका सबसे बड़ा शहर इंदौर है। मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो राज्य का राजकीय पशु बारहसिंगा है, और राजकीय पक्षी की बात करें तो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है, जिसे दूधराज कहा जाता है। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। हमारा अगला प्रश्न है अंडर 17 महिला यूथ लीग 2026-27। भारतीय महिला फुटबॉल के विकास की दिशा को बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF ने देश में पहली अंडर 17 महिला यूथ लीग 2026-27 आयोजित करने की घोषणा की है। अंडर 17 महिला यूथ लीग, यह प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ में नारायणपुर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में। इसमें देश भर से 16 टीमें भाग लेंगी। 16 टीम भाग लेंगी। इसका उद्देश्य है कि युवा महिला खिलाड़ियों हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का अवसर प्रदान करना और भारतीय महिला फुटबॉल के लिए मजबूत प्रतिभा तैयार करना है।
यह भारतीय फुटबॉल इतिहास का महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि पहला बार अंडर 17 आयु वर्ग के लड़कियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की संगठित यूथ लीग आयोजित होगी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1937 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष अभी कल्याण चौबे हैं। अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। इन्होंने बाईचिंग भूटिया को हराकर जीता था चुनाव और ये फुटबॉल टीम के गोलकीपर रह चुके हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की संबद्धता फीफा से 1948 ईस्वी में होती है, तब इसे वैश्विक पहचान मिली। फीफा से इसकी संबद्धता 1948 में हुई, इसे वैश्विक पहचान मिली। इस एआईएफएफ का मुख्य कार्य भारत में फुटबॉल का विकास करना है, फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना और फुटबॉल टीमों का संचालन करना, महिला फुटबॉल को बढ़ावा देना, यह इनके कार्य हैं। फीफा की बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है, जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में, फीफा की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसका काम विश्व फुटबॉल का संचालन करना है। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन अभी हो रहा है, फीफा के द्वारा ही हो रहा है वर्ल्ड कप का आयोजन। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की बात करें एएफसी, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन 1954 कुआलालंपुर मलेशिया। नारायणपुर की बात करें जहां अंडर 17 यूथ लीग होगा, यह जिला पिछले कुछ वर्षों में भारत में फुटबॉल प्रतिभाओं के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। नारायणपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी और छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु की बात करें तो जंगली भैंसा है। राजकीय पशु जंगली भैंसा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो पहाड़ी मैना है। पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी। तो चलिए बताइए कैसा लगा आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।